हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सोशियोलॉजी विद डॉक्टर पूजा सिंह। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कल्चर, संस्कृति के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सोशियोलॉजिकल वीडियोस मिलते रहें और आपकी नॉलेज इन्हेंस होती रहे। ओके, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संस्कृति है क्या? सबसे पहले हमें जानना चाहिए संस्कृति है क्या। एक डेफिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, स्पेशली फॉर द यूपी। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है, हर्षकोविट्ज़। मीन्स ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी गई है कि पर्यावरण क्या है। जैसे हमारा पर्यावरण के अंदर हम रखते हैं जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन सब चीज़ों को रखते हैं। उसी तरीके से हर्षकोविट्ज़ ने कहा है कि इन सब पर्यावरण ये तो नेचुरल है, लेकिन जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, जो हमारे मानव ने क्रिएट किया है, वो है कल्चर। तो ये भी पर्यावरण का ही एक भाग है। ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मीन्स हम एक अपना पूरा जीवन एक कल्चर में बिता देते हैं। जैसे बहुत से लोग हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं, बहुत से लोग इस्लामिक कल्चर फॉलो करते हैं, बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। तो वो अपनी पूरी लाइफ उसी कल्चर के साथ बिताते हैं। कभी कभी कुछ वेरिएशंस होते हैं, कोई कल्चर चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। यूनिवर्सल वे में अगर देखें, ज़्यादातर मेजॉरिटी है वो एक ही कल्चर के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताती है और वो कल्चर उसे बताता है उसको डेली क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स ये भी बताते हैं। सर्वप्रथम संस्कृति और सभ्यता में जो डिफरेंस था वो अल्फ्रेड बेवर ने किया था। यहाँ संस्कृति और सभ्यता की बात बेवर ने कही है। इसके साथ ही आपको मैं याद दिला दूँ कि जो ऑगबर्न थे जिन्होंने कल्चर के दो एस्पेक्ट्स बताए थे, फर्स्ट था आपका भौतिक संस्कृति और दूसरा था आपका अभौतिक संस्कृति, मीन्स मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो इसमें क्या होता था कि जो भौतिक संस्कृति है जिसमें हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स रखते हैं, उसको यहाँ पर बेबर ने सभ्यता कहा है। तो यहाँ सभ्यता का मतलब मटेरियलिस्टिक कल्चर से है, भौतिक कल्चर से है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं जिनके क्लैरिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्कर लेविस ने अपने मैक्सिको के जो शहरी समाज था, वहाँ का अर्बन सोसाइटीज़ थी, उन पर रिसर्च करके दिया। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ सेक्शंस में जो लोग बहुत जिनके पूर्वज भी गरीब हुआ करते थे, उनकी आने वाली कई जनरेशन्स भी गरीबी को ही देखती हैं, वो उस गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब एक गरीबी का कल्चर टाइप का डेवलप हो गया कि हम उस कल्चर से बाहर निकलना नामुमकिन है। तो उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फिर है कल्चरल यूनिवर्सल। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह पाए जाते हैं। लाइक हमारा अगर हम कल्चर वे में देखें तो डांस है, हमारा फोक सॉन्ग्स हैं, हमारा रिलीजन है, ये हर जगह पाया जाता है। नो डाउट इसके जो फॉर्म्स हैं, इसके जो स्वरूप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पाए हर जगह जाते हैं। तो इसको देखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मोर्डॉक द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार वे विचार, वे आदतें, मूल्य जो किसी समाज के समझदार एवं वयस्क व्यक्तियों के लिए सामान्य होते हैं, संस्कृति सामान्य कहलाते हैं। जैसे कि नृत्य है, लोकगीत है, जादू हुआ, धर्म हुआ, विवाह हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर है डिसकल्चरेशन।
निसंस्कृतिकरण, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट सोमार ने दिया था। इन्होंने एक स्टडी किया था जो पेशेंट के ऊपर था। इन्होंने बताया कि जो पेशेंट होते हैं वो अपने रोज़मर्रा की लाइफ जो वो अंदर आने से, जेल में जाने से पहले जो बाहर बाहर व्यतीत करते थे, उसको वो जेल के अंदर बनाए रखने में एकदम भी असमर्थ होते थे। तो उसको उन्होंने डिसकल्चरेशन कहा। फिर है कल्चरल थीम, सांस्कृतिक मान्यताएं। ये कॉन्सेप्ट है मॉरिस ओपलर द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपाचे लोगों के ऊपर अपनी स्टडी की थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, कल्चरल एलिमेंट्स जिनमें सिमिलैरिटी थी, जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको जोड़ के एक थीम को उन्होंने देखा और इस पर उन्होंने कल्चरल थीम का कॉन्सेप्ट दिया। फिर है कल्चरल डेप्राइवेशन। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने कल्चर को नीचा समझता है, हे दृष्टि से देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कुछ इंडियंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इंडियन में भी कि वो इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से डाउन करके देखते हैं, नीचा समझ के देखते हैं। वो वेस्टर्न कल्चर में वो विशेषताएं देखते हैं जो उन्हें इंडियन कल्चर में नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं और अपने कल्चर को उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें दूसरे का कल्चर अच्छा लगता है और यहाँ पे कल्चरल डेप्राइवेशन आ जाता है कि हमारा कल्चर वैसा क्यों नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल मटीरियलिज्म, सांस्कृतिक भौतिकतावाद। ये जो कॉन्सेप्ट था वो मॉर्विन हैरिस द्वारा दिया गया है। इन्होंने कल्चर के मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पर फोकस किया है। इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कल्चरल यूनिवर्सलिज्म, सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व। जैसे अभी बताया था कल्चरल यूनिवर्सल, उसी तरीके से सेम ये भी है। ये जो कॉन्सेप्ट है गिलेंस ने दिया है। जैसे कि फैमिली है वो हर जगह, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी समाज में आप देखिए, परिवार और मैरिज दो चीज़ें बहुत ही मतलब यूनिवर्सल मिलेंगी। चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो बहुत ही अग्रणी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, कोई भी समाज हो, वहाँ पर परिवार और विवाह, नातेदारी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो उन्होंने इसको, गिलेंस ने कल्चरल यूनिवर्सलिज्म कहा है। फिर है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र वो होता है जहाँ की संस्कृति समान होती है। जैसे कोई भी एक जनजातीय समुदाय ले लीजिए, उन जनजातीय समुदाय का संस्कृति, उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनकी इकोनॉमी का तरीका, उनके एग्रीकल्चर का तरीका, सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी होती है। तो उसको कहते हैं एक संस्कृति वाला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र। फिर है इसमें कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन, संस्कृति संरूप या संस्कृति विन्यास या व्यवस्थित विन्यास इसको बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो रूथ बेनेडिक्ट द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जब कई छोटी छोटी संस्कृति मिलकर एक संरूप बनाती हैं, मीन्स एक बड़ा सा विन्यास बनाती हैं। फिर है कल्चरल जेनियस, संस्कृति की आत्मा या प्रतिभाएं। ये कॉन्सेप्ट भी रूथ बेनेडिक्ट ने ही दिया है। इन्होंने दो तरीके की आत्मा या जेनियस बताई हैं, जिसको इन्होंने देवधर्मी और दानवधर्मी कहा है। देवधर्मी अपोलोनियन वो होता है जिसमें बहुत मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसको उन्होंने सतोगुणी बोला है, सतोगुणी संस्कृति, जैसे कि हमारा सूर्य है। और दूसरा उन्होंने दानवधर्मी डायनोसियन बोला है, जो रजोगुणी संस्कृति, जैसे कि दैत्य, मीन्स एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, दूसरा कल्चर का नेगेटिव एस्पेक्ट। इन्होंने ये दो तरीके की एस्पेक्ट्स बताए हैं। फिर है जीनोसेंट्रिज्म, गैर निजाति केंद्रित भावना। इसमें क्या होता है, अपनी संस्कृति को नीची दृष्टि से देखते हैं और दूसरे की संस्कृति को ऊंचा समझते हैं। सेम चीज़ है जो कल्चरल डेप्राइवेशन में थी कि नहीं, दूसरे की कल्चर ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारा कल्चर नहीं ठीक है। जैसे कुछ लोग हिंदू कल्चर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, दूसरे कल्चर को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग जो हैं कि अपने कल्चर को ही सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं और कुछ लोग दूसरे को नीचा मानते हैं, और कुछ लोग अपने कल्चर को नीचा मानते हैं और दूसरे कल्चर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इसमें हम समझ सकते हैं। फिर है कल्चरेशन डी, विसंस्कृतिकरण। मीन्स जब एक ग्रुप अपनी संस्कृति को पूर्णतः खो देता है या भुला देता है तो इस प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहते हैं। फिर है कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना। ये अवधारणा ऑगबर्न द्वारा दी गई है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी सोशल चेंज में किया गया है। एथनोसेंट्रिज्म, नरजाति केंद्रितता, ये जो कॉन्सेप्ट था समनर द्वारा दिया गया है। इसमें व्यक्ति अपने कल्चर को श्रेष्ठ समझता है, ऊंचा समझता है, और इसका जो प्रयोग था उन्होंने जो उनके कॉन्सेप्ट से अंतः समूह और जो बाह्य समूह उन्होंने बताए थे उनके बीच जो पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों होती हैं उनको समझने में प्रयोग किया था कि आदमी पक्षपात क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे की संस्कृति को श्रेष्ठ नहीं समझता है। तो बीच में क्या होता है, पक्षपात वाली भावना इससे क्रिएट होती है, इससे जनरेट होती है। फिर है कल्चरेशन नियो, नव संस्कृतिकरण। नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने या सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण कहते हैं। मीन्स जैसे आप इंडिया में रहते हैं, आप किसी दूसरे देश में चले गए, वहाँ पर आपने उनकी कुछ दूसरे देश के लोगों की कुछ भाषा को अपनाया, उनके कुछ कल्चर को अपनाया, उनके खाने पीने की आदतों को देखा, उनके एग्रीकल्चर को देखा। आपने उनमें से कुछ चीज़ों को जो आपको अच्छी लगी आपने उनको अपना लिया, उसको आप नव संस्कृतिकरण के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। फिर है संस्कृति पुनरुत्पादन, कल्चरल रिप्रोडक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्डियू का कॉन्सेप्ट है, रिप्रोडक्शन। इसमें क्या कल्चर का रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स जो हमारे ग्रैंडफादर थे उन्होंने जैसा कल्चर, जैसा हिंदू कल्चर, सपोज दैट कोई फैमिली हिंदू फैमिली है, उनके ग्रैंडफादर थे, उनके टाइम में जो हिंदू कल्चर का स्वरूप था वो थोड़ा दूसरा था। उसके बाद उनके जो बेटे हुए, उनके टाइम में जो हिंदू कल्चर का था कुछ मॉडिफिकेशंस हुए होंगे, कुछ चेंजेस हुए होंगे। वो कल्चर तो सेम रहा लेकिन वो रिप्रोड्यूस हुआ। फिर उससे अगली पीढ़ी में भी इसी तरीके से कुछ कुछ बदलाव आते गए। तो लेकिन कल्चर रिप्रोड्यूस हो रहा है, अपने को रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो वर्तमान चीज़ों के साथ तालमेल बिठाते हुए। वर्तमान में कई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हुए अभौतिक और भौतिक पक्षों में तालमेल बिठाते हुए चीज़ों को रिप्रोड्यूस किया हुआ है। इसी तरीके से कल्चर भी रिप्रोड्यूस होता है। फिर है कल्चर के दो एस्पेक्ट्स, इथोस और इडोस। व्यक्ति में संस्कृति के जो गुण हैं, मान्यताएं हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, उसको निर्धारित करता है इडोस। मीन्स आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी होगी वो आपका संस्कृति का जो इडोस पार्ट है वो निर्धारित करता है। और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो क्रोबर ने दिए हैं, और जो इथोस होता है जो आपका फॉर्मल स्वरूप कैसा है, आपका आउटर वो कैसा है किसी भी समाज का या व्यक्ति का, समाज का, वो क्या कहते हैं इथोस पार्ट, संस्कृति का इथोस पार्ट डिसाइड करता है। मीन्स आपका बाहरी स्वरूप भी निर्धारित कर रही है संस्कृति, और आपका आंतरिक स्वरूप भी संस्कृति निर्धारित करती है। जिस कल्चर में आप पड़े बड़े होंगे उस कल्चर की विशेषताएं आपकी मनोवृत्तियों को, आपके इमोशंस को, आपके व्यवहार को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगी। फिर है इसमें कल्चर से ही रिलेटेड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में वो चीज़ें आती हैं जिसे हम अपने इंद्रियों की सहायता से, आँख कान की सहायता से प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, यानी कि जो मूर्त हैं, जो हमें दिखाई देती हैं। और इम्प्लिसिट में वो चीज़ें आती हैं जो अप्रकट तत्व होते हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को स्वयं भी नहीं पता होता, जो आपके अंदर होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। फिर है कहा गया है कि जो कल्चर है वो सुपर टू ह्यूमन है और वो सुपर टू ऑर्गेनिज्म है। ये तो है क्योंकि संस्कृति के अनुसार मनुष्य ढलता है, ना कि मनुष्य के अनुसार संस्कृति ढल रही है। ठीक है, लेकिन अभी इंटर डिपेंडेंसी भी समझी जा सकती है विद द इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं हम कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर,
थ्योरीज़ ऑफ कल्चर। थ्योरीज़ ऑफ कल्चर में ये बहुत पूछा जाता है, इसमें से कई थ्योरीज़ पूछा जाती हैं कि फॉर विकासवादी सिद्धांत को किसने फॉलो किया है, किसने दिया है, इसको यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 6 थ्योरीज़ बताई गई हैं। पहला है विकासवादी सिद्धांत, जो कि मॉर्गन है, टाइलर हैं, हड्डन हैं, इन्होंने विकासवादी सिद्धांत को बताया है। मॉर्गन का तो आपको याद होगा, जंगली सभ्यता, बर्बर सभ्यता, फिर सभ्य, ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। फिर है प्रकारवादी सिद्धांत, जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट हैं इसमें आते हैं, मैलिनोवस्की हैं, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, वो इसमें आते हैं। उसके बाद इसमें प्रसारवादी सिद्धांत, डिफ्यूनिस्टिक आते हैं, जिसमें कि जर्मन प्रसारवादी या संस्कृति चक्र सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी आते हैं, जैसे कि ग्रेबनर, एकरमैन और स्मिड आते हैं। फिर इसमें अमेरिकी प्रसारवादी या संस्कृति क्षेत्र सिद्धांत, इसमें फ्रेंच बोआस और क्लार्क विस्लर आते हैं। फिर है विन्यास सिद्धांत, इसमें रूथ बेनेडिक्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये। फिर इसमें प्रेरक मान्यता या लय का सिद्धांत मॉरिस ऑपलर द्वारा दिया गया है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। यहाँ पे सभ्यता का मतलब है भौतिक संस्कृति, ठीक है, और संस्कृति तो संस्कृति है, और ऑगबर्न की लैंग्वेज में अभौतिक संस्कृति, मीन्स सभ्यता भौतिक है और संस्कृति अभौतिक पक्ष है। अब देखिएगा, सभ्यता की माप संभव है और संस्कृति की नहीं, मीन्स जो भौतिक चीज़ें हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी है, उसकी माप तो संभव है, लेकिन संस्कृति की माप संभव नहीं है, ये बात सही है। सभ्यता का क्रमिक विकास होता है, संस्कृति के विकास का कोई क्रम नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सभ्यता को सीखना सरल है, संस्कृति को नहीं, मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी नया ऐप आया है, हम उसको सीख सकते हैं, लेकिन संस्कृति को सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय, श्रम और उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सभ्यता साधन है और संस्कृति साध्य है, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। जो चीज़ें जो हमारी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत यूज़ करते हैं वो केवल हमारे साधन हैं, लेकिन कल्चर को इन्होंने एक साध्य माना है, बिकॉज कल्चर इज सुपर टू ह्यूमन, सुपर टू ऑर्गेनिज्म। फिर सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जाती है, पर संस्कृति नहीं। सभ्यता, सपोज दैट कोई टेक्नोलॉजी आई या कोई नया डिवाइस इनोवेट हुआ, मार्केट में आया, तो हम उसको एज़ इट इज़ सीख लेते हैं, उसमें कोई हम अपनी तरफ से तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो जो डिवाइस बना के दिया गया है एज़ इट इज़ हम लेंगे। लेकिन जो कल्चर है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जैसा वो है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव के साथ ही हम ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये था कल्चर से रिलेटेड स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारे जो भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इसका यूज़ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।